कुछ कविताएं सुनाता हूँ। पहली कविता है कवि चांद और बिल्लियाँ। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियाँ। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं, वो बन जाएं तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पाँव की आवाज़ नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती हैं। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रही हूँ। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिया गया जवाब है कि भाषा किस तरह से बरतना चाहिए। उसका जवाब देते हुए पाणिनि ने कहा था कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसी ढंग से भाषा को बरतना चाहिए। एक कविता सुनाता हूँ। अंधेरे के बारे में कुछ वाक्य। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। उसके मन में शायद ये संशय रहा होगा कि किताब के भीतर कोई रोशनी कहीं न कहीं छिपी हो सकती है। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। ऐसी किताबों की संख्या दुनिया में कम नहीं जो अंधेरा पैदा करती थी और उसे रोशनी कहती थी। रोशनी के पास कई विकल्प थे। जरूरत पड़ने पर जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। जरूरत के हिसाब से कभी भी उसको कम या ज्यादा किया जा सकता था। जरूरत के मुताबिक पर्दों को खींचकर या एक छोटा सा बटन दबाकर उसे अंधेरे में बदला जा सकता था। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से आती थी हमारे पास। एक रोशनी कहीं भीतर से, कहीं बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था। कहता था, उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। ये फजल दाबिश का एक शेर है, उसी की याद में ये पंक्ति है। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था। कहता था, उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। अधिक रोशनी का भी चकाचौंध करता अंधेरा था। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, ये सोचना गलत था। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है, ये सोचना गलत था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस की किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था। या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता था। अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे,
अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे। अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ और उसके बाद एक दूसरी कविता सुनाऊंगा। एक छोटी सी कविता है, ये समय। यह प्रतिमाओं को सिराए जाने का समय है। यह प्रतिमाओं को सिराए जाने का समय है। प्रतिमाएं सिराई जा रही हैं। भीतर बाहर सिर्फ सन्नाटा है। काले जल में बस प्रतिमा का मुकुट धीरे धीरे डूब रहा है। और ये एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। और हालांकि अब तो मोबाइल का ज़माना है, ये फ़ोन नंबर बदल जाने के बारे में है, और फ़ोन नंबर बदल जाने की सूचनाएं पहले पोस्ट कार्डों पर दी जाती थी, तो वो तो बदल गया रिवाज। पर ये बुनियादी रूप से कविता उस बात के बारे में नहीं होती जिसके जो उसका विषय होता है, बल्कि वो उससे कहीं परे होती है। और ये कविता भी बुनियादी रूप से टेलीफोन नंबर बदल जाने की सूचना के बारे में नहीं, बल्कि कुछ और कहने की कोशिश है। तो ये कविता है, थोड़ी सी ज़्यादा पंक्तियों की कविता है। मेरा नया फ़ोन नंबर। मेरा फ़ोन नंबर बदल गया था। बदल गए फ़ोन नंबर की सूचना देने को कई पोस्ट कार्ड लिखे मैंने, और तमाम दोस्तों के पते पर उन्हें पोस्ट कर दिया। दोस्त ने कहा कि एक पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को भी डाल दो। प्रधानमंत्री को पता नहीं कब तुमसे कोई काम पड़ जाए। मुझसे क्या काम पड़ना था प्रधानमंत्री को, लेकिन मैंने सोचा काम पड़े न पड़े, मेरा नया फ़ोन नंबर प्रधानमंत्री के पास भी हो तो इसमें हर्ज क्या है। और एक पोस्ट कार्ड मैंने प्रधानमंत्री के पते पर भी डाल दिया। प्रधानमंत्री का कार्यालय चाहता तो एक सिरफिरे का शगल मानकर मेरे पोस्ट कार्ड को कचरे की डलिया में डाल सकता था, पर मेरे पोस्ट कार्ड के पता नहीं क्या क्या अर्थ निकाले गए। समय ही ऐसा था कि छोटी से छोटी बात को भी संदेह की नजर से देखा जाता था। मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बीता होगा कि एक पुलिस वाले ने मेरा दरवाजा खटखटाया और पूछा, आपने ही प्रधानमंत्री को अपना फ़ोन नंबर बदल जाने का पोस्ट कार्ड लिखा था? मैंने स्वीकार में मुंडी हिलाई तो उसने कहा कि चलिए, आपको थाने पर बुलाया है। मन ही मन कहा मैंने, वाह वाह मेरे प्यारे जनतंत्र, वाह, एक नागरिक के साधारण से पोस्ट कार्ड से इतना हड़कंप। थानेदार ने मुझे देखते ही दनादन दागे एक के बाद एक कई सवाल। क्या तुम कहीं के कोई अफलातून हो? तुमको अपना फ़ोन नंबर बदल जाने की इत्तला प्रधानमंत्री को देने की क्या जरूरत थी? क्या प्रधानमंत्री तुमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री तुमसे बातचीत करते हैं? प्रधानमंत्री से तुम्हारी कितनी बार बातचीत हुई और कब कब? पिछली बार तुमने प्रधानमंत्री से कब बात की थी? मैंने कहा रुकिए श्रीमान, जरा सांस तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई जान पहचान नहीं। मैंने सोचा लेकिन कि मेरे जैसे साधारण नागरिक के फ़ोन नंबर बदल जाने की सूचना जब दूसरों को दे रहा हूं तो प्रधानमंत्री को भी दे दूं। प्रधानमंत्री के पास देश विदेश के तमाम महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर होते हैं, तो उनके पास अपने देश के एक साधारण नागरिक का भी फ़ोन नंबर होना चाहिए।
क्या इस जनतंत्र में प्रधानमंत्री और एक साधारण नागरिक के बीच चुनाव में वोट देने के अलावा कोई और संबंध नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के अलावा एक साधारण नागरिक से बात करने का क्या कभी और कोई कारण नहीं हो सकता? थानेदार को शायद लगा कि मैं कोई सिरफिरा हूं। थानेदार को शायद लगा कि मैं कोई सिरफिरा हूं और व्यर्थ ही वे अपना वक्त मुझ पर बर्बाद कर रहा है। ऊपर का आदेश नहीं होता तो वे कब का मुझे एक दो झापड़ मारकर भगा देता। उसने लगभग बड़बड़ाते हुए अपने बगल में खड़े ठलुए से कहा, सरकार भी कैसे केसों के साथ फंसा देती है। जाकर मेरे लिए एक चाय बोला। इस बीच उसका कोई फोन आ गया और थानेदार फोन पर बतियाने में मसरूफ हो गया। मैं थक गया था और इस बीच इतना वक्त गुजर गया कि मुझे झपकी आ गई। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर फोन उठाया। फोन पर बोलने वाले ने फरमाया कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं। देखिए, मेरी घड़ी अचानक बंद हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय क्या वजह है? मैं किसी और से भी पूछ सकता था, लेकिन अचानक मेरी नजर अपनी टेबल पर पड़े आपके पोस्ट कार्ड पर पड़ी और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपसे ही पूछ लूं कि क्या समय हुआ है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे बेहद खुशी होती है बताते हुए कि इस समय मेरी घड़ी में क्या बजा है, लेकिन इसमें एक समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है कि प्रधानमंत्री की घड़ी में और एक साधारण नागरिक की घड़ी में बजने वाला समय क्या एक ही हो सकता है? क्या किसी ऐसे जनतंत्र की हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें सत्ता की घड़ी और जनता की घड़ी का समय एक ही हो? मेरी दिक्कत को थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, लेकिन यकीन कीजिए कि सत्ताएं अपनी घड़ी का समय अपने देश के नागरिकों की घड़ी के समय से कभी नहीं मिलाती और ज्यादातर गड़बड़ियां यहीं से पैदा होती हैं। तभी मुझे एक पुलिस वाले ने झिंझोड़ कर जगाया और गुर्राया, जाओ, घर जाओ, और आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो अंदर कर दूंगा। टाइम देखते रहे। 13:22 हैं? वही है ना, आगे 13:22 हुआ है। ये एक कविता है, इसीलिए तो तुम पहाड़ हो। जो शिमला है वो शिवालिक की पहाड़ियों की वो रेंज है, हिमालय की पहाड़ियों की रेंज में ही आती है, जिस पर वो बसा हुआ है। और वहाँ मैं 1 साल रहा और ये उसी दौरान ये विचार भी उसी समय पैदा हुआ और ये कविता भी लगभग उसी समय अपने प्रथम प्रारूप में वहाँ लिखी गई, क्योंकि मैं भी एक तरह से विंध्याचल की पहाड़ियों के गांव से गया था, जहाँ चारों ओर विंध्याचल की पहाड़ियाँ थीं। उसमें मेरा बचपन बीता है। तो ये कविता इसी बात को लेकर है और शीर्षक है, इसीलिए तो तुम पहाड़ हो। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते,
अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते, पहाड़ी के छोर से उगती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी ऊंचाएं देखते हुए सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त्य को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था। वो सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसाकर कहा, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते हैं। पौड़ियां चढ़ते हाँफ जाता हूं, पर शिवालिक की चढ़ाइयां हैं कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहां जवाब दे जाती है, वहां से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूं जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक फैले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूं, हिमालय से ज्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूं, और ज्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुककर ठहर जाने की छवियां हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियां। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूं किसी जरूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तो तुम पहाड़। ये पढ़ूं? एक ये कविता है, और सालिम अली को याद करते हुए और सालिम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो को पढ़ते हुए बहुत सारी बातें दिमाग में थीं, और उन्हीं से ये कविता शायद जन्मी। तो ये परिंदे पर कवि को पहचानते हैं, ये कविता है, और ये सालिम अली को समर्पित कविता है। सालिम अली की किताबें पढ़ते हुए मैंने परिंदों को पहचानना सीखा। सालिम अली की किताबें पढ़ते हुए मैंने परिंदों को पहचानना सीखा और उनका पीछा करने लगा। पाँव में जंजीर न होती तो अब तक तो न जाने कहाँ निकल गया होता। हो सकता था पीछा करते करते मेरे पंख उगाते और मैं उड़ना भी सीख जाता। जब परिंदे गाना शुरू करते और पहाड़ अंधेरे में डूब जाते, ट्रक ड्राइवर रात की लंबाई नापने निकलते तो अक्सर मुझे साथ ले लेते। मैं परिंदों के बारे में कई कहानियां जानता था। मुझे किसी ने बताया था कि जिनके पंख नहीं होते और जिन्हें उड़ना नहीं आता, वे मन ही मन सबसे लंबी उड़ान भरते हैं। इसलिए रास्तों में जो जान पहचान वाले लोग मिलते, मुझसे हमेशा परिंदों की कहानियां सुनाने को कहते। दोस्त जब पूछते थे तो मैं अक्सर कहता था, मुझे चिट्ठी मत लिखना। परिंदों का पीछा करने वाले का कोई स्थायी पता नहीं होता।
मुझे क्या खबर थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब चिट्ठी लिखने का चलन ही अतीत हो जाएगा। न जाने किन कहानियों से उड़ान भरते कुछ अजीब से परिंदे हमारे पास आते थे, जो गाते गाते एक लपट में बदल जाते और देखते देखते राख हो जाते। पर एक दिन बरसात आती और वे अपनी राख से फिर पैदा हो जाते। पता नहीं हमारे आकाश में उड़ने वाले परिंदे कहानियों से निकलकर आए परिंदों के बारे में कुछ जानते थे या नहीं। उनकी आंख देखकर लेकिन लगता था कि उन कवियों को परिंदे पर जानते हैं जो कुकनुस जैसे हजारों काल्पनिक परिंदों की कहानियां बनाते हैं। उनकी आंख देखकर लेकिन लगता था कि उन कवियों को परिंदे पर जानते हैं जो कुकनुस जैसे हजारों काल्पनिक परिंदों की कहानियां बनाते हैं। कुकनुस फिनिक्स का के लिए जो फारसी शब्द है वो है कुकनुस। बेसिकली फिनिक्स शब्द पक्षी ही है, जो एक काल्पनिक पक्षी भी है। उनकी आंख देखकर लेकिन लगता था कि उन कवियों को परिंदे पर जानते हैं जो कुकनुस जैसे हजारों काल्पनिक परिंदों की कहानियां बनाते हैं। पाँव में जंजीर न होती तो शायद एक न एक दिन मैं भी किसी कवि के हत्थे चढ़कर ऐसे ही किसी परिंदे में बदल गया होता। ये एकदम नए संग्रह से मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है उल्लंघन। इसमें मुक्तिबोध का की एक कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, पक्षी और दीमक, जिसमें एक व्यापारी एक पक्षी को दीमक खाने का चस्का लगा देता है और उससे कहता है कि उसके बदले में उसे हर बार एक पंख देना होगा। और एक दिन उसके सारे पंख जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तब वो ना तो उस व्यापारी से दीमक खरीद पाता है और ना उड़ पाता है और अपना खाना ढूंढ पाता है। तो पक्षी और दीमक एक महान कहानी है हिंदी की और मुक्तिबोध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। उसका जिक्र इसमें आया है। तो ये कविता है उल्लंघन। उल्लंघन कभी जानबूझकर किए और कभी अनजाने में। बंद दरवाजे बचपन से ही मुझे पसंद नहीं रहे। एक पाँव हमेशा घर की देहरी से बाहर ही रहा मेरा। व्याकरण के नियम जानना कभी मैंने जरूरी नहीं समझा। इसी कारण मुझे कभी दीमक के कीड़ों को खाने की लत नहीं लगी और किसी व्यापारी के हाथ मैंने अपना पंख देकर उन्हें खरीदा नहीं। बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आज़ादी, बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी आज़ादी, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल था हर पल उसकी हिफाजत करना। कोई न कोई बाज झपट्टा मारने को आंख गड़ाए बैठा ही रहता था किसी न किसी डगाल पर। कोई सांप रेंगता हुआ चुपचाप चला आता था घोंसले तक अंडे चुराने। मैंने तो अपनी आंख ही तब खोली जब सविनय अवज्ञा के आह्वान पर सड़कों पर निकल आया देश। उसके नारे ही मेरे कानों में बोले गए पहले शब्द थे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी चीजों को उलांघ गया। उलांघी गई चीजों की बाढ़ रुक जाती है, ऐसा माना जाता था। कई बार लगता है कि उल्लंघन की प्रक्रिया उलट बांसी बनकर रह गई है हमारे मुल्क में। हमने सोचा था कि लांघ आए हैं हम बहुत सारी मूर्खताओं को, अब वो कभी सिर नहीं उठाएंगी। लेकिन एक दिन वो पहाड़ सी खड़ी नजर आईं और हम उनकी तलहटी में खड़े बौने थे। लेकिन ये ना समझना कि मैं हताश होकर बैठ जाऊंगा। उल्लंघन की आदत तो मेरी रग रग में मौजूद है। बंदर से आदमी बनने की प्रक्रिया के बीच इसे अपने पूर्वजों से पाया है मैंने। मैं कवि हूं,
मैं एक कवि हूं और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है, और कविता तो हमेशा से ही एक हुक्म उदूली है, हुकूमत के हर फरमान को ठेंगा दिखाती। कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। कविता उल्लंघन की एक सतत प्रक्रिया है। व्याकरण के तमाम नियमों और भाषा की तमाम सीमाओं का उल्लंघन करती। वे अपने आप ही पहुंच जाती है वहां जहां पहुंचने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। एक कवि ने कहा था एक कवि ने कहा था कभी कि स्वाधीनता घटना नहीं, प्रक्रिया है। उसे पाना होता है बार बार, लगातार। तभी से न जाने कितने नियमों की अविनय सविनय अवज्ञा करता पहुंचा हूं मैं यहां तक। क्या हो गया? 26 26:10। 20 मिनट, अभी तो आधा घंटा नहीं है। अरे बाप रे। एक कविता सुनाता हूं, पानी की आवाज। ये बारिश के दिन है और इसमें पानी की आवाज को याद करना बहुत जरूरी है। तो ये कविता है पानी की आवाज। पानी का ही जादू था कि पानी की आवाज भी पारदर्शी और तरल लगती थी। बहकर समुद्र की तरफ जाती आवाजों में बहकर समुद्र की तरफ जाती आवाजों में पहाड़ से उतरकर आने की आवाजें शामिल थीं। उसके गिरने में, उसके उछलने की आवाज शामिल थी। उसकी कई आवाजों में एक आवाज उसके छत से टपकने की भी थी। टपके की जगह पर जब कोई बर्तन रख दिया जाता था तो उसमें छन्न की एक आवाज और जुड़ जाती थी। पानी जहां टपकता था वहां पानी का एक फूल खिल जाता था। पानी की आवाज में कई आवाजें शामिल थीं। पानी की आवाज में कई आवाजें शामिल थीं। माँ की आवाज उसमें बार बार सुनाई देती थी। वे आवाज अक्सर हमें घर के भीतर बुलाती थी। एक आवाज दोस्तों की थी और एक आवाज थी जो हमारे भीतर से आती थी, जो हमें बाहर ले जाती थी। पानी की आवाज से जुड़ी थी न जाने कितनी स्मृतियां। पानी की आवाज से जुड़ी थी न जाने कितनी स्मृतियां। पकौड़ों की स्मृति स्वाद बनकर आती थी जबान पर। हमारे बचपन की कागज की नावें कहीं दूर जा चुकी थीं। न जाने कहां कहां भूल आए थे हम अपनी छतरियां। तरबतर हो जाने के कुछ किस्से अभी भी हमें गुदगुदाते थे। रात जब नींद से भारी होने लगती थी आंखें, रात जब नींद से भारी होने लगती थी आंखें, कहीं दूर से बुलाती थी हमें पानी की आवाज। फिर धीरे धीरे हमारे सपनों में शामिल होती जाती थी पानी की आवाज। ये एक कविता है और ये बहुत सारे लोगों की को प्रॉब्लम होती है, या कहना चाहिए कि उसमें बहुत सारे लोगों की एक तरह की बीमारी भी मान सकते हैं आप, नींद में चलना। तो नींद में चलने वाला आदमी एक कविता है और इसमें बहुत सारी उन्हीं स्मृतियों को जिसमें नींद में चलने की आदतें हो जाती हैं या होती हैं। नींद में चलने वाले को नहीं पता कि उसे नींद में चलने की आदत है। नींद में चलने वाले को नहीं पता कि उसे नींद में चलने की आदत है। नींद में चलने वाला आदमी आधी रात में उठता है, घर भर की सारी बत्तियां जला देता है, बाहर का दरवाजा खोल निकल जाता है सुनसान सड़क पर। सचमुच की सड़क पर भी वो इस तरह चलता है जैसे चल रहा हो सपने की किसी सड़क पर। कह सकते हैं इस समय वो आधा स्वप्न में है और आधा यथार्थ में। कह सकते हैं कि इस समय वो आधा स्वप्न में है और आधा यथार्थ में। कौन कह सकता है
कि नींद में चलने वाला आदमी कब किस दिशा में निकल जाएगा। वो किसके दरवाजे पर दस्तक देगा, किसकी कुंडी खटखटाएगा। न जाने किन लोक कथाओं के कौन से पात्र मिलेंगे उसे रास्ते में। वो न जाने किन किन छूटी हुई जगहों पर जाएगा। उसकी बेचैन आत्मा न जाने कहाँ कहाँ भटकाएगी उसे। न जाने वो कौन से अधूरे सपने हैं जिन्हें ढूंढता नींद में ही निकल आया है वो सड़कों पर। पता नहीं वो कौन से तनाव हैं कि नींद में भी चैन नहीं है उसे। इस समय जब आधी रात ढल चुकी है और वो सड़क पर है, उसका माथा चांद के इतना करीब है कि कभी कभी जब उसके बाल हवा में उड़ते हैं तो चांद को छिपा लेते हैं अपनी ओट में। नींद में चलने वाला आदमी, नींद में चलने वाले आदमी के कंधे पर एक बादल इस तरह टिका है जैसे कोई बाज उसके कंधे पर बैठा हो। वो आसपास के हर दृश्य से बेखबर है। कोई भी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। इस समय अगर वो अचानक जाग जाए तो क्या होगा। इस समय अगर वो अचानक जाग जाए तो क्या होगा। उसकी पुतलियों में सोती धूप के टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे। नींद में चलता हुआ वो गुजर जाएगा हमारे सामने से। संशय से देखेंगे हम कि कहीं वो आईना तो नहीं, कहीं वो हम ही तो नहीं हैं नींद में चलते हुए। एक कविता है, उस प्लम्बर का नाम क्या है। मैं दुनिया के कई तानाशाहों की जीवनियां पढ़ चुका हूं। मैं दुनिया के कई तानाशाहों की जीवनियां पढ़ चुका हूं। कई खूंखार हत्यारों के बारे में भी जानता हूं बहुत कुछ। घोटालों और यौन प्रकरणों में चर्चित हुए कई उच्च अधिकारियों के बारे में तो बता सकता हूं ढेर सारी अंतरंग बातें। और निहायत ही नाकारा किस्म के राजनीतिज्ञों के बारे में घंटे भर तक बोल सकता हूं धारा प्रवाह। लेकिन घंटे भर से कोशिश कर रहा हूं पर याद नहीं आ रहा है इस वक्त उस प्लम्बर का नाम जो कई बार आ चुका है हमारी पाइपलाइन में अक्सर हो जाने वाली गड़बड़ी को ठीक करने। वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, कहाँ है उसके मिलने का ठिया, कुछ भी याद नहीं। उसके परिवार के बारे में तो खैर हैरत है, हैरत है। मैं बुरे लोगों के बारे में कितना कुछ जानता हूं और उससे भी ज्यादा बुरों के बारे में तो कुछ और ज्यादा। जबकि पाइपलाइन में आई किसी गड़बड़ी को किसी तानाशाह ने कभी ठीक किया हो, इसका जिक्र उसकी जीवनी में नहीं मिलता। ऐसे वक्त में हमेशा स्त्रियां ही मदद कर सकती हैं। ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन यही सच है कि स्त्रियां ही उन लोगों के बारे में सबसे ज्यादा जानती हैं जो आड़े वक्त में काम आते हैं, जो जीवन की छोटी छोटी गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का हुनर जानते हैं। पत्नी जानती थी कि 4 दिन पहले जमादारिन के यहाँ बच्चा हुआ है। वो उसके बच्चे के लिए हमारी बेटी के छुटपन के कपड़े निकाल रही थी। उस वक्त जब थक हार कर मैंने उसे आवाज लगाई, सुनो उस प्लम्बर का नाम क्या है। और लास्ट में बड़ा बेचारी बड़ा एक कविता सुनाता हूं, इत्यादि। इत्यादि कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे।
इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज़्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे। इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि ही रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिनसे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। कितना हो गया यार? कितना हो गया? एक कविता सुनाता हूं, शीर्षक है मैं झुकता हूं। चालू हो गया? दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूं। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूं अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। झुकता हूं लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। और एक कुछ मजेदार सी एक कविता सुनाता हूं। और कुछ तो ये कुछ एक खास तरह से कुछ कभी कभी आप जो बहुत सारे अलग अलग मूड में कविताएं लिखते हैं तो ये भी एक अलग मूड में लिखी गई कविता है। इसका शीर्षक है मुलाकात। इसे एक तरह की प्रेम कविता भी आप कह सकते हैं। मुझे लगता था कि मेरी ही पसलियों से बनाई गई है वह औरत। मुझे लगता था कि मेरी ही पसलियों से बनाई गई है वह औरत मुझसे ही प्रेम करने के लिए, लेकिन मुझे धोखा देकर एक दिन वह मेरे रकीब के साथ भाग गई। कई दिनों तक मैं बहुत उदास रहा और दिलीप कुमार की देवदास मैंने 23 बार देखी। कई दिनों तक मैं बहुत उदास रहा और दिलीप कुमार की देवदास मैंने 23 बार देखी। टाकीज का गेट कीपर भी मुझे पहचानने लगा था। कभी कभी तो मेरा टिकट फाड़े बिना ही मुझे अंदर जाने का इशारा कर देता। उन्हीं दिनों मुझे सिगरेट पीने की लत लग गई। फिर कई बरस बाद
एक दिन वह मिली। फिर कई बरस बाद एक दिन वह मिली। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। उसने बताया कि वह अपने लड़के के लिए लड़की देखने आई है इस शहर में। उसके बाल पकने लगे थे, जिन पर लगी मेहंदी बीच बीच में धूप में चमक जाती थी। देह पर एक थकान ने कब्जा कर लिया था। फिर उसने आंखों में कुछ पुरानी शरारत को समेट कर कहा, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। हालांकि मैं अब बिल्कुल वैसा नहीं था। जैसे को याद करते हुए उसने बोला होगा ये वाक्य। फिर भी उसके कहने ने कहीं मुझे छुआ और कहीं कुछ हुआ मेरे भीतर। फिर उसने कहा कि शादी के बाद मुझे एक दिन यूं ही तुम्हारी बहुत याद आई। फिर उसने कहा कि शादी के बाद मुझे एक दिन यूं ही तुम्हारी बहुत याद आई। ये सोच सोच कर मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने जबरन तुम्हारा दिल दुखाया। बस सच कहूं, तुम इतने आवारा और लापरवाह थे कि लगता ही नहीं था कि तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। हम औरतों के दिमाग में बचपन से ही इतने डर बैठा दिए जाते हैं कि जीवन में अक्सर हम एक सुरक्षित कोना ढूंढ लेना चाहती हैं। सच मानो, औरतें उतनी व्यवहारिक होती नहीं हैं जितनी वो दिखने की कोशिश करती हैं। फिर वे हंसी एक ऐसी हंसी जिसमें दूर तक एक उदासी फैली थी। चलते चलते एक बार फिर उसने मेरी आंखों में देखा और थोड़ी शरारत समेट कर कहा, यूं पहले प्यार का असफल हो जाना ज्यादा बुरा नहीं होता। एक मीठी सी टीस तो बनी ही रहती है उम्र भर मन में। और अंत में एक कविता मैं आपको सुनाता हूं, और ये है कविता कवि का काम। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं, कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाज़ों का अनुवाद करना, पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद करना। पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है। पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है। आंसुओं के लिए अपनी भाषा में कभी नहीं मिल पाते उतने ही पारदर्शी शब्द। बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द। और चुप के लिए ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना, और चुप के लिए एक ऐसे शब्द को ढूंढ निकालना कि शब्द में लिखे जाने के बाद भी वे चुप ही लगे, इसके लिए बहुत महीन हुनर की जरूरत होती है। और ये सिर्फ एक कवि के ही बस का काम है।